नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अब हम लोग आधुनिक काल के प्रकरण 3 को पढ़ रहे हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग प्रकरण 3 काव्य खंड गद्य संवत 1950 से 1975 सामान्य नई धारा द्वितीय उत्थान पढ़ेंगे। ठीक है। पंडित सिद्धार्थ पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा को सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अनपढ़ स्त्रियों के तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने प्रचलित ग्राम गीतों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य परंपरा का अनुशीलन ही अलम नहीं है। पंडितों की बंधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अपभ्रंश जब लंगड़ होने लगी, तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषाओं में शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंध कर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर परिचित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जंगल मैदानों आदि को भी समेटे चलती है। देश के स्वरूप के साथ यह संबंध चलती है। एक गीत में कोई ग्राम वधु अपने वियोग काल दीर्घता की व्यंजना अपने चिर परिचित प्रकृति व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती है। जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय हाथ से द्वार पर लगा गया, वह बड़ा होकर फूला और उसके फूल भी झड़ गए, पर प्रिय न आया। इस भावधारा की अभिव्यंजन प्रणालियाँ वे ही होती हैं जिन पर जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता आता है। हमारी भाव प्रवर्तनी शक्ति का असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समझना चाहिए। जब पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न कर रूढ़ हो जाती है, तब वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतर्भूमियों को परख कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। यह पुनर्विधान सामंजस्य के रूप में हो, अंध प्रतिक्रिया रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक जा पहुँचती है। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता टू रोमांटिसिज्म कहना चाहिए, क्योंकि वह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है। इंग्लैंड के जिस स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का इधर हिंदी में भी बराबर नाम लिया जाने लगा है, उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आभास रहा। पीछे के कवियों की व्यक्तिगत, विधागत और बुद्धिगत प्रवृत्तियों और विशेषताओं के जैसे रहस्यात्मक दार्शनिकता, स्वातंत्र भावना, कलाकार आदि के अधिक प्रदर्शन से वह कुछ ढक सा गया। काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद काव्य ने किया।
था। वह पर स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचरण करने की शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करे। यह स्कॉटलैंड के किसानी झोपड़े में रहने वाले कवि रॉबर्ट बर्न ने ही दिखाया था। उसने अपने देश के परंपरागत प्रचलित गीतों की मार्मिकता परख कर देश भाषा में रचनाएं की, जिन्होंने वहाँ सारे जन समाज के हृदय में अपना घर किया। वाल्टर स्कॉट ने देश की अंतर्व्यापिनी भावधारा से शक्ति लेकर साहित्य को अनुप्राणित किया था। जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे भी देख कर यह समझ लेना चाहिए कि रीति काल के अंत में या तो भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थिति थी वह कहाँ तक इंग्लैंड की परिस्थिति के अनुरूप थी। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन प्राचीन रोमियो की भाषा रही। फ्रांसीसियों के प्रभाव से इंग्लैंड की काव्य रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढ़ियों से जकड़ी जाने लगी। उसी भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा। बंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु वर्णन की रूढ़ियों, छंदों की व्यवस्था सब जो की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से इतना आच्छन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया। काउपर, क्रेब और बर्स, देखिए पाश्चात्य लेखक हैं। काउपर, क्रेब और बर्स ने अपनी काव्यधारा को साधारण जनता की नाद रुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में तथा लोक हृदय के ढलाव की नाना मानविक अंतर्भूमियों में ढाला। अंग्रेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्व रूप से बहुत अलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि लैटिन, जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यूनानी ढांचे पर हुआ था, इंग्लैंड के लिए दूर देश की भाषा थी, अतः उसका साहित्य भी वहाँ के निवासियों के अपने चिर संचित संस्कार और भाव व्यंजना पद्धति से दूर पड़ता था। पर हमारे साहित्य में रीति काल की जो रूढ़ियाँ हैं वे किसी और देश की नहीं। के भीतर संस्कृति में हुआ है। संस्कृति काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर एक ही जाति के बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं। अतः हमारे वर्तमान काव्य क्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्रकृत पद्धति पर अर्थात परंपरा से चले आते हुए मौलिक गीतों के मर्म स्थल से शक्ति लेकर चलने पाती, तो वह अपनी ही काव्य परंपरा होती, अधिक सजीव और स्वच्छंद की हुई। रीतिकाल के भीतर जब हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसों और अलंकारों के उदाहरणों के रूप में रचना होने से और कुछ छंदों की परिपाटी बंध जाने से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद्य के ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रवृत्ति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पंडित श्रीधर पाठक ने ही दिया। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। गुणवंत हेमंत, देखिए गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? आप सबको पता है, श्रीधर पाठक जी की रचना है, ठीक है। गुणवंत हेमंत में गांव में उपजने वाली मूली मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए जो परंपरागत ऋतु वर्णों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी।
उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के लिए नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान भी रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागिनी गाना दूसरी बात। ख्याल या लावणी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा गया, तो ये एकांतवासी योगी किसके लय पर लिखा गया? तो ख्याल और योगी, ठीक है। ख्याल या लावणी की लय पर कौन लिखा गया? एकांतवासी योगी, ठीक है। वैसे ही सुथरे शायरों के सदुक्कड़ी ढंग पर जगत सच्चाई सार, जिसमें कहा गया है कि जगत है सच्चा, जगत है सच्चा तनिक न बच्चा, इसको समझो बच्चा इसका भेद। स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर पंडित श्रीधर पाठक ये सच्चे स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। खेद है कि सच्चे और स्वाभाविक स्वच्छंदता का यह मर्म हमारे काव्य क्षेत्र के बीच चल न पाया। बात यह है कि उस समय पिछले संस्करण काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। हिंदी में परंपरा व्यवहित छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्ति काल और रीति काल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान बटा। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों की खड़ी बोली में ढेर लगने लगी। यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात। आगे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई वह भी स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर न बढ़ने पाए। बीच में रविंद्र बाबू की गीतांजलि की धूम उठ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन के इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं की रूपरेखा लाने लगे, कुछ लोग पाश्चात्य काव्य पद्धति को विश्व साहित्य का लक्षण समझ उसके अनुसरण में तत्पर हुए। परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ की रीति काल की रूढ़ियों और द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मक से छोड़कर बहुत सी हिंदी कविता विदेश की अनुकृत रूढ़ियों और वादों में जा फंसी। इन्हें गिने नए कवि भी स्वच्छंदता के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले। पंडित श्रीधर पाठक एकांतवासी योगी के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में भी रचनाएं की। खड़ी बोली में उनकी दूसरी पुस्तक है श्रांत पथिक, जो गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद है। किसकी? श्रांत पथिक क्या है? गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद है ना, निकले। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकर कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज से अनुसार कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद्य रख देते थे। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे। उजड़ ग्राम डिजर्टेड विलेज इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसे ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न किसी चाल में, न भाषण में। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग को निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने बराबर निकाले।
जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। यह छंद देखिए। नाना कृपान निज पान लिए नपुवील, वपु नील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छके पार जात मधुपान किए, छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर आकृति कोर झुकावत, यह मोर नचावत शोर मचावत, श्वेत श्वेत बग पाति उड़ावत। नंदन प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित समीर धुनि बिनु धीर चलावत। अंत्यान प्रास रहित बेठिकाने समाप्त होने वाले गद्य के लंबे वाक्यों के छंद भी जैसे अंग्रेज में होते इन्होंने लिखे। शांत अटन का यह छंद देखिए। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था। अटन का समय रजनी का उदय था। प्रसव काल की लालिमा में लशा बाल शशि व्योम की ओर आ रहा था। सत्य उत्फुल्ल अरविंद नभ नील सुविशाल नव वक्ष पर जा रहा था चढ़ा। विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की और रहस्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय वीणा की। इन पंक्तियों में कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है। सुरों के संगीत की सी कैसे सुरीली गुंजार आ रही है। कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है। वियोग तप्ता सी भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है। कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन कभी विनय है। दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों मानक बना रही है। भरे गगन में जितने तारे हुए हैं, बदन मस्त गत पै सारे, समस्त ब्रह्मांड भर को गत पै सारे, मानो 2 उंगलियों पर नचा, सभी ब्रह्मांड को मानो 2 उंगलियों पर नचा रही है। यह कहा आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। पीछे खड़ी बोली को हिंदी में ले आए। शांत प्रतीक की रचना इन्होंने रोला छंद में की। इनके आगे की ये बड़े और यह दिखा आए आगे भी बढ़े और यह दिखाए कि सवैये में भी खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ ढल जा सकती है। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रय था। जगत तत्व की खोज में लग्न नहीं ऋषियों के अभग्न क्रिया श्रम था। तब प्रकृति विश्व का विश्वम और था। सात्विक जीवन का क्रम था। महिमा वनवास की थी और तब और प्रभाव पवित्र अनुपम था। पाठक जी कविता के लिए हर एक विषय को लेते थे। समाज सुधार के वे बड़े आकांक्षी थे। इससे विधवाओं की वेदना, शिक्षा, प्रसार ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों की काव्य का पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल न हुए हों, अभिव्यंजना के वाग्वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर तूफान विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती है, फिर वह उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती उसमें गंभीरता आ जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। पर यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित है जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं, जो भव्य और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आँखों के सामने आने वाले क्षेत्र के परंपरागत जीवन से संबंध रखते हैं। गीतों की मधुरता की ओर
उनकी दृष्टि कम रहती। पंडित सिद्धार्थ पाठक का जन्म संवत 1916 में और मृत्यु संवत 1985 ईस्वी में हुई थी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। आपका हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे अच्छे बुरे जो भी अनुभव हो आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर हमारी त्रुटियों का आभास कराएं ताकि हम उसे सुधार सकें। और राधे राधे दोस्तों। प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।